हाँ भाई देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रक्षेप जो दिए हुए बिंदुओं से गुजरते हो, और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कि दिए हुए वेग से किसी प्रक्षेपे के फेंके जाने पर एक निश्चित बिंदु से होकर गुजरने के लिए संभव दिशाएं ज्ञात करना। देखिए भाई किस प्रकार से हम लोग इसको करेंगे। दिए हुए वेग से एक प्रक्षेप जिसका वेग आपको दे दिया गया है, प्रक्षेपे के फेंके जाने पर एक दिया हुआ वेग है, वेग आपको दे दिया गया है, निश्चित है, और उससे इस प्रक्षेप को फेंका जाता है एक निश्चित बिंदु से। तो आपको बताना है उसके लिए संभव दिशाएं क्या हो सकती हैं। देखो भाई, सपोज ये O प्रक्षेप बिंदु है जिसको हमने मूल बिंदु मान लिया है, और ये OX अपनी प्रारंभिक रेखा है जो कि क्षैतिज है। अब यहां से आप लोग एक प्रक्षेप को फेंकते देखिएगा। अब जैसे ही प्रक्षेप को फेंका तो ये लीजिएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक निश्चित बिंदु से होकर गुजरने के लिए तो सबसे पहले इस प्रक्षेप पथ पर हम एक निश्चित बिंदु ले लेते हैं, सपोज P, जिसका कोऑर्डिनेट है AB। तो देखिए इस बिंदु P से गुजरने के लिए प्रक्षेप की जो दिशाएं हैं क्या हो सकती हैं, उन दिशाओं के लिए हम चर्चा आप लोग करेंगे। तो देखिएगा, सपोज अगर हम ये मान लें कि बिंदु P से गुजरने के लिए प्रक्षेप की जो दिशा है वो अल्फा है, और ये प्रक्षेप वेग आपको दिया गया था जिसको हमने क्या मान लिया यहाँ पर u, ठीक है। और जो प्रक्षेप दिशा है वो क्या मान ली कि बिंदु P से गुजरने के लिए प्रक्षेप दिशा अपने पास में क्या है भाई, अल्फा। तो अब जो प्रक्षेप पथ है, प्रक्षेप पथ का समीकरण हम लोग जानते हैं, वहां से प्रक्षेप पथ का समीकरण लिख दीजिएगा। तो चूंकि प्रक्षेप पथ का समीकरण, प्रक्षेप पथ का समीकरण, प्रक्षेप पथ का समीकरण स्टार्ट में हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। तो प्रक्षेप पथ का समीकरण आपके पास होता है y इक्वल टू एक्स टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वेयर अपॉन 2u स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर अल्फा, ठीक है भाई। ये आपके पास में आ गया y, प्रक्षेप पथ का समीकरण। और अब देखिएगा, जो प्रक्षेप पथ है इस बिंदु P से गुजरता है, तो बिंदु P इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो चूंकि प्रक्षेप पथ बिंदु P से गुजरता है, प्रक्षेप पथ बिंदु P और जिसका कोऑर्डिनेट है AB से गुजरता है, ठीक है ना। प्रक्षेप पथ बिंदु P से गुजरता है। अब प्रक्षेप पथ अगर इस बिंदु P से गुजरता है तो बिंदु P प्रक्षेप पथ के समीकरण को संतुष्ट करेगा। करवा दीजिएगा संतुष्ट। इसको जब संतुष्ट करेगा तो y का वैल्यू पुट कर दीजिएगा b इक्वल टू x का वैल्यू पुट कर दीजिए a टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर, तो x का वैल्यू कर दीजिएगा a अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। तो देखिए जो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है इसका मतलब सेक स्क्वायर अल्फा होगा, और सेक स्क्वायर अल्फा को आप लोग लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, ठीक है भाई। अब देखिए ये टेन अल्फा में द्विघात समीकरण बन गया, तो व्यवस्थित कर लीजिएगा। सबसे पहले हम टेन स्क्वायर अल्फा का पद लिखेंगे। तो देखो टेन स्क्वायर अल्फा जब जी ए स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पक्षांतरण कर लीजिए इसका, तभी आ जाएगा जी ए स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा। इसके बाद हम टेन अल्फा को लिख लेंगे, तो माइनस ए टेन अल्फा, और फिर अचर पद लिख लेंगे यानी जिसमें टेन अल्फा नहीं हो। तो क्या क्या आ जाएगा, एक तो ये आपके पास में प्लस b पहले से मौजूद है, और एक ये वाला माइनस जी ए स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर जब इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आपके पास में जाएगा प्लस जी ए स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपके पास में आ गया टेन अल्फा में द्विघात समीकरण। तो यह है टेन अल्फा में द्विघात समीकरण है, टेन अल्फा में द्विघात समीकरण है, ठीक है ना। ये टेन अल्फा में क्या आ गया अपने पास में, द्विघात समीकरण। अब टेन अल्फा में द्विघात समीकरण होने का मतलब आप जानते हैं कि यहां से टेन अल्फा के कितने मूल प्राप्त होंगे, 2 मूल आपको यहां से प्राप्त होंगे, और वो जो 2 मूल हैं वो मान लिया कि एक टेन अल्फा 1 है और दूसरा जो मूल है वो टेन अल्फा 2 है। तो माना इसके 2 मूल टेन अल्फा 1 तथा टेन अल्फा 2 है, माना इसके 2 मूल टेन अल्फा 1 तथा टेन अल्फा 2 है। इसके 2 मूल जो है क्या मान लिए भाई हमने, एक तो टेन अल्फा 1 मान लिया, दूसरा मूल क्या मान लिया, टेन अल्फा 2। इसका मतलब बिंदु P से गुजरने के लिए अपने पास में कितनी दिशाएं संभव हैं,
दो दिशाएं संभव हैं, अल्फा 1 और अल्फा 2। इसलिए प्रक्षेप के बिंदु P से गुजरने के लिए, प्रक्षेप के बिंदु P से गुजरने के लिए दो दिशाएं संभव हैं, और वो दोनों दिशाएं यहाँ क्या है अपने पास में, अल्फा 1 तथा अल्फा 2 संभव हैं। ठीक है, तो दो दिशाएं संभव हैं, अल्फा 1 और अल्फा 2। अब अल्फा 1 और अल्फा 2 होंगी क्या, वो तो जब क्वेश्चंस में हमारे को कंडीशन दी जाएंगी, उन कंडीशंस की सहायता से हम लोग अल्फा 1 और अल्फा 2 ज्ञात कर लेते हैं। फिलहाल बस केवल यहाँ ये देखते हैं कि कितनी दिशाएं संभव हैं, अल्फा 1 और अल्फा 2, यानी दो दिशाएं संभव हैं किसी बिंदु P से गुजरने के लिए। जैसे ये वाली पहले वाली जो दिशा थी वो सपोज अल्फा 1 हो गई, और एक दिशा और है आपके पास में, सपोज ये वाली जो दिशा है ये अल्फा 2 है। ठीक है, ये वाली जो दिशा है ये सपोज अपने पास में अल्फा 2 है। तो किसी भी बिंदु से गुजरने के लिए कितनी दिशाएं संभव हैं, दो दिशाएं संभव। नेक्स्ट हम करेंगे अब प्रक्षेपिका दिए हुए बिंदु में से गुजरने के लिए न्यूनतम वेग ज्ञात करना। तो देखिएगा, इसके लिए अभी जो tan अल्फा में द्विघात समीकरण था, पिछले हमने देखा, वो द्विघात समीकरण आपके पास में इसी प्रकार से था। अब इसको थोड़ा हल कर लेते हैं हम एक बार तो इसके दोनों पक्षों को मैं 2u² से मल्टीप्लाई कर देता हूँ tan² अल्फा का गुणांक 1 करने के लिए। तो ऐसा जब कर लेंगे तो ये हो जाएगा tan² अल्फा और माइनस इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो 2au² अपॉन ga²। तो a से a कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2u² अपॉन ga tan अल्फा, और प्लस इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 2u² अपॉन ga² से मल्टीप्लाई करते कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा 2u²b अपॉन ga² इक्वल टू 0। ठीक है भाई, ये आपके पास में द्विघात समीकरण था tan अल्फा में। अब देखिए इसके मूल वास्तविक होने चाहिए, ऐसे प्रक्षेप वेग से प्रक्षेपित करेंगे हम लोग। तो मूल वास्तविक हैं यदि, मूल वास्तविक है यदि, मूल वास्तविक है यदि, देखिएगा कोई भी द्विघात समीकरण होता है उसके मूल वास्तविक होने की कंडीशन आप लोग जानते हैं कि b² माइनस 4ac ग्रेटर इक्वल 0। अब यहाँ abc का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, b का मतलब यहाँ पर हो जाएगा tan अल्फा का गुणांक। तो tan अल्फा का जो गुणांक है यहाँ, ये आपके पास में आ गया 2u² अपॉन ga, और इसका होल स्क्वायर माइनस 4ac। a का मतलब tan² अल्फा का गुणांक 1 है, और c का मतलब अचर पद, ये आपके पास है 1 प्लस 2u²b अपॉन ga² इक्वल ग्रेटर इक्वल 0। ठीक है भाई, अब इसको हल कर दीजिए। देखो तो ये हो जाएगा 4u⁴ अपॉन g² माइनस 4 इंटू 1 प्लस 2u²b अपॉन ga² ग्रेटर इक्वल 0। अब इसके दोनों पक्षों को 4 से आप लोग कर दीजिएगा डिवाइड, 4 से आप लोग जैसे डिवाइड करेंगे इक्वेशन ये बचेगा आपके पास में। तो अब दोनों पक्षों में 1 प्लस 2u²b अपॉन ga² ऐड कर दीजिएगा। इसको आप लोग जैसे ही ऐड कर देंगे तो फिर ये आपके पास में बचेगा u⁴ अपॉन g²a² और ग्रेटर इक्वल हो जाएगा 1 प्लस 2u²b अपॉन ga²। ठीक है भाई, और अब इसके दोनों पक्षों को मल्टीप्लाई कर लीजिए आप लोग g²a² से। तो g²a² से हम लोग जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तब देखिए क्या बनेगा, यहाँ से आपके पास में बचेगा u⁴। तो ये आपके पास में आ गया u⁴ ग्रेटर इक्वल g²a² प्लस, यहाँ से जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ga² कैंसिल हो जाएगा तो g बचेगा आपके पास में, और g बचेगा तो ये ऐसा हो जाएगा 2g⁴b। अब देखिए हमें u ज्ञात करना है ना, यहाँ पर, यहाँ क्या ज्ञात करना है आपको, न्यूनतम वेग। तो न्यूनतम वेग यानी u आपको ज्ञात करना है यहाँ। अब u ज्ञात करना है तो इस 2u²b का पक्षांतरण कर लीजिएगा, u के पदों को एक साइड करेंगे अपन पक्षांतरण करके, तो ये u⁴ आपके पास पहले से था बाईं तरफ, और ये जो 2g⁴b है इसका पक्षांतरण कर लीजिएगा,
तो बन जाएगा -2g यू स्क्वायर बी ग्रेटर इक्वल जी स्क्वायर ए स्क्वायर। और अब देखिए भाई u की पावर 4 है और ये u स्क्वायर है, तो एक पद u स्क्वायर का है, दूसरा u की पावर 4 का है। ऐसे में हम लोग क्या करेंगे भाई, u स्क्वायर का होल स्क्वायर आप लोग बना लेंगे। तो u स्क्वायर का होल स्क्वायर बनाने के लिए देखो यहाँ जो u स्क्वायर का गुणांक है 2gb है, तो इसका आधा हो जाएगा gb, तो gb का वर्ग यानी जी स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों पक्षों में जोड़ दीजिए। दोनों पक्षों में जोड़ेंगे तो u की पावर 4 -2g यू स्क्वायर बी और प्लस जी स्क्वायर बी स्क्वायर ग्रेटर इक्वल जी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर बी स्क्वायर। देन अब देखिए ये जो तीनों पद हैं, ये तीनों पद मिलके क्या बन जाएगा भाई, देखिए यू स्क्वायर आ जाएगा, बीच वाले पद से हम चिन्ह ले लेते हैं, और -gb का होल स्क्वायर ग्रेटर इक्वल, इनको दोनों को देखिए भाई, दोनों में से जी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, कॉमन आने के बाद आपके पास बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। और अब दोनों पक्षों का वर्गमूल कर लीजिए। दोनों पक्षों का वर्गमूल जब करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा यू स्क्वायर माइनस जी बी ग्रेटर इक्वल जी स्क्वायर का वर्गमूल जी हो जाएगा और रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब चूंकि हमें ज्ञात तो u करना है तो इसके दोनों पक्षों में gb ऐड कर दीजिए। दोनों पक्षों में gb ऐड करेंगे तो आ जाएगा यू स्क्वायर ग्रेटर इक्वल gb प्लस जी रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देन यू स्क्वायर या u दोनों पक्षों का फिर से वर्गमूल हम लोग कर देते हैं, तो यू स्क्वायर का u हो जाएगा ग्रेटर इक्वल, देखो घात तो 1/, वर्गमूल का मतलब इसकी घात आप 1/2 कर देंगे। अब अंदर से देखो g कॉमन आ जाएगा, और g जब कॉमन आ जाएगा तो बचेगा b प्लस यहाँ से बचेगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और ये लीजिए घात 1/2, वर्गमूल करने का मतलब घात 1/2 हम लोग कर देते हैं। ये आ गया अपने पास में u। तो अब इसका जो न्यूनतम मान है वो मैं बताना है यहाँ कि इसका जो न्यूनतम वेग है वो क्या होगा। तो देखिए भाई u इक्वल टू, अब एक बार तो जो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, सपोज इसको हम d मान लेते हैं, तो माना d इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये जो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है इसको हमने क्या मान लिया है, d मान लिया। तब u इक्वल टू बन जाएगा आपके पास में क्या, u ग्रेटर इक्वल g और इंटू बी प्लस डी, ठीक है। ये b और इसको आपने d मान लिया तो d आ गया, और इसकी जो घात है ये आपके पास में जाएगी 1/2, ठीक है भाई। यानी कि जो प्रक्षेप वेग है ये क्या होना चाहिए, g इंटू बी प्लस डी की पावर 1/2 इसके बराबर या फिर इससे अधिक होना चाहिए। इसका मतलब जो न्यूनतम वेग है वो क्या हो जाएगा भाई, न्यूनतम वेग भाई या तो इसके बराबर होना चाहिए या इससे अधिक होना चाहिए, तो न्यूनतम यही हो जाएगा ना खुद ही। तो ये न्यूनतम वेग आ गया g इंटू बी प्लस डी की घात 1/2, ठीक है भाई। ये आ गया अपने पास प्रक्षेप का न्यूनतम। हाँ भाई देखिए अब हम देखेंगे दिए हुए बिंदु तक पहुंचने में लगा समय ज्ञात करना। देखिए समय किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, सपोज ये आपका प्रक्षेप बिंदु O है और ये आपका क्षैतिज है। अब ये प्रक्षेप पथ है और इसके ऊपर एक ये बिंदु P है जिसका कोऑर्डिनेट AB है, और अभी आपने देखा था कि इस बिंदु P से गुजरने के लिए आपके पास में कितनी दिशाएं संभव है भाई, 2 दिशाएं यहाँ संभव है। एक जो दिशा है पहले वाली ये हमने मान ली α1 है, और जो दूसरी दिशा है ये α2 है। इस प्रकार से 2 दिशाएं संभव होती है। अब हमें बताना है कि इस O से P तक पहुंचने में जो समय लगेगा वो समय कितना लगेगा, वो समय हम लोग यहाँ ज्ञात करेंगे। अब देखिए समय ज्ञात करने के लिए ध्यान देना भाई, ये जो बिंदु P है जिसका कोऑर्डिनेट AB है, यहाँ से अगर हम लंब डाल ले प्रारंभिक रेखा पर, सपोज ये इस बिंदु A पर मिल रहा है, इसका मतलब जो OA है इसकी लंबाई तो कितनी हो जाएगी आपके पास में, स्मॉल a। P का कोऑर्डिनेट AB होने का मतलब OA की लंबाई स्मॉल a, और ये जो AP है इसकी लंबाई आपके पास में हो जाएगी स्मॉल b, ठीक है। और अभी जो हमने D माना था ना
वो डी ये वाला है ओपी। ओपी की लंबाई क्या मान ली हमने, सपोज डी है, और ये डी किसके बराबर आप लोग देख सकते हैं, √a² प्लस b²। पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज बन गया ना ये वाला। इसमें देखो समकोण त्रिभुज बन गया तो ये तो कर्ण हो गया, ये दोनों आधार लंब हो गए, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दो तो d √a² प्लस b² के बराबर ही होगा, और d हमने यही माना था पीछे। तो अब देख लीजिएगा यहां से अब हम ज्ञात कर रहे हैं यहाँ पर O से P तक पहुंचने में जो समय लगेगा कण को, वो समय हम लोग यहाँ ज्ञात करेंगे। तो देखिए समय ज्ञात करने के लिए भाई P तक पहुंचने का मतलब ये हो गया कि O से P तक पहुंचने में कण ने जो क्षैतिज दूरी तय करी है, वो क्षैतिज दूरी कितनी हो गई आपके पास में a, तो क्षैतिज दूरी a हो गई, तो a इक्वल टू, अब देखिए दूरी के लिए फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, चाल इंटू समय होता है। तो जो क्षैतिज वेग है, क्षैतिज वेग क्या होता है, u cos अल्फा, तो ये आपके पास में हो गया u cos अल्फा और डॉट t, ठीक है। ये तो आपके पास में a आ गया, इसको तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दीजिएगा। दूसरा, ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी तय करी है इसने, b। अब ऊर्ध्वाधर दूरी अगर b तय करी है तो ऊर्ध्वाधर दूरी के लिए देखो, जब कोऑर्डिनेट xy होता है तो हमने ज्ञात किया हुआ है कि y किसके बराबर हुआ करता है, u sin अल्फा डॉट t -1/2 GT² के बराबर होता है। अब यहाँ इसमें वैल्यू पुट कर लीजिएगा आप लोग, तो y के स्थान पर यहाँ जो दूरी है वो कितनी आ गई आपके पास में, b, तो y के स्थान पर कर दो यहाँ b, तभी हो जाएगा b इक्वल टू u sin अल्फा डॉट t -1/2 GT², ठीक है ना भाई। ये पक्षांतरण कर लेते हैं अब एक बार, तो इसमें पक्षांतरण कर लेते हैं तो b + 1/2 GT², और इस साइन अल्फा वाले पद को इधर बचा लिया, तो u sin अल्फा डॉट t, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को हल करके हमें ज्ञात करना है t का मान। अब t का मान ज्ञात करना है तो समीकरण 1 व 2 का वर्ग कर जोड़ने पर, 1 व 2 का वर्ग कर जोड़ने पर, 1 व 2 का वर्ग कर जोड़ने पर, जोड़ दीजिए भाई दोनों का वर्ग करके। दोनों का वर्ग करके आप लोग जैसे जोड़ेंगे तो आ जाएगा a² और प्लस इसका वर्ग करके जोड़ोगे तो b + 1/2 GT² का होल स्क्वायर इक्वल टू, देखो u² cos² अल्फा t², u² sin² अल्फा t², तो देखो दोनों में से u² t² कॉमन आ जाएगा भाई, और u² t² कॉमन आ जाएगा तो cos² अल्फा प्लस sin² अल्फा आपके पास बचेगा, तो ये बचेगा cos² अल्फा प्लस sin² अल्फा, ठीक है ना। देन a² प्लस इसका प्रसार कर लीजिएगा a + b का होल स्क्वायर से, तो प्रसार जब करेंगे तो सबसे पहले आ जाएगा b² प्लस 2ab का फॉर्मूला जब यूज करोगे तो 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, आपके पास में बचेगा bgt², ठीक है ना। और एक b² वाला जो पद होता है वहां से आपके पास आ जाएगा 1/4 g² t⁴, ठीक है। इसका आपने प्रसार कर लिया और ये बराबर लिख दीजिएगा u² t² cos² अल्फा प्लस sin² अल्फा हो जाएगा 1। अब देखो भाई इस समीकरण को व्यवस्थित कर लीजिएगा, समीकरण को आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले t⁴ वाला पद आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ से, तो ये आ गया 1/4 g² t⁴, ठीक है, और प्लस इसके बाद में t² का पद हम लोग लिख लेंगे, तो t² में देखो भाई क्या क्या आ रहा है, t² में देखेंगे एक तो ये रहा, तो t² कॉमन लेने पर बचेगा bg, और एक ही आ जाएगा तो -u² और इंटू t², और इसके अलावा एक ये बचे आपके पास में अचर पद जिसमें t नहीं हो, तो ये बचे a² प्लस b², तो आप लोग देख सकते हैं कि जो a² प्लस b² है ये बराबर हो जाएगा d² के, तो प्लस d² इक्वल टू 0, ठीक है भाई। अब इसके दोनों पक्षों को एक बार तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो g² t⁴ और प्लस 4 इंटू bg माइनस u² इंटू t² प्लस 4 d² इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को देखिए जरा, ये इक्वेशन आपके पास बन गया t² में द्विघात, तो यह t² में द्विघात समीकरण है, यह t² में द्विघात समीकरण है।
टी स्क्वायर में द्विघात समीकरण है, ठीक है ना। ये टी स्क्वायर में द्विघात समीकरण है, टी स्क्वायर में द्विघात है, इसका मतलब टी स्क्वायर के दो मान प्राप्त होंगे आपको, और वो जो दो मान है वो हम टी1 स्क्वायर और टी2 स्क्वायर मान लेते हैं। इसलिए माना इसके दो मूल, माना इसके दो मूल, इसके दो मूल हैं टी1 स्क्वायर तथा टी2 स्क्वायर, ठीक है। ये दो मूल है इसके टी1 स्क्वायर और टी2 स्क्वायर, दोनों मूलों के बीच में हम संबंध ज्ञात कर देते हैं। तो देखिए कोई भी द्विघात समीकरण अगर आपके पास में होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस से इक्वल टू 0, इसके मूल अगर अल्फा और बीटा हो तो मूलों और गुणांकों में जो संबंध है ये आप लोग जानते हैं। एक तो होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटा ए, दूसरा होता है अल्फा बीटा इक्वल टू सी बटा ए। वैल्यू पुट कर दीजिए तो यहाँ जो संबंध बनेगा क्या बनेगा भाई, देखो पहला है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मतलब यहाँ जो मूल है ये टी1 स्क्वायर प्लस टी2 स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी बटा ए। तो देखिए ये आ जाएगा माइनस बी का मतलब टी स्क्वायर का गुणांक आ जाएगा यहाँ, तो टी स्क्वायर का जो गुणांक है ये आ जाएगा 4 इंटू बी जी माइनस यू स्क्वायर, और अपॉन ए का मतलब टी की पावर 4 का गुणांक आ जाएगा भाई, कितना है जी स्क्वायर, तो ये आपके पास में आ गया जी स्क्वायर। और अब देखिएगा यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लें अपन तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बन जाएगा 4 इंटू यू स्क्वायर माइनस बी जी अपॉन जी स्क्वायर, ठीक है। पहला संबंध तो ये आ गया टी1 स्क्वायर प्लस टी2 स्क्वायर। अब दूसरा जो संबंध है वो भी हम लोग बता देंगे। तो दूसरा संबंध यानी कि अल्फा बीटा दोनों का गुणनफल जो होगा टी1 स्क्वायर टी2 स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा किसके, सी बटा ए। सी का मतलब अचर पद, और अचर पद यहाँ है 4d स्क्वायर अपॉन ए का मतलब टी की पावर 4 का गुणांक कितना है यहाँ जी स्क्वायर, तो ये आपके पास में आ गया भाई जी स्क्वायर, ठीक है। ये मूलों और गुणांकों में आपके पास में आ गया संबंध, ठीक है। तो इन दोनों की सहायता से आप लोग टी1 और टी2 ज्ञात कर सकते हैं क्वेश्चंस में। तो ये आपके पास में आ गया बिंदु पी तक पहुंचने में लगा समय, क्या क्या आ गया टी1 और टी2, क्योंकि दिशाएं दो थी, तो जैसे जब दिशा अल्फा 1 होगी तो समय टी1 हो जाएगा, और जब दिशा अल्फा 2 है तो समय क्या हो जाएगा टी2 हो जाएगा।